नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पादप कार्यकी के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही उपयोगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश के द्वारा पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। आज हम प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया के बारे में जानेंगे, चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि मैंने बताया, यह हमारा चैप्टर पादप कार्यकी के अंतर्गत आता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण अथवा फोटोसिंथेसिस हरे पौधों द्वारा सूर्य ऊर्जा को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल अर्थात H2 का प्रयोग करके भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चूँकि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण नाम दिया गया है। इस क्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलती है। इसका सामान्य सूत्र इस प्रकार है। इसमें 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 अणु पानी के लेते हैं और इनके द्वारा ग्लूकोज का एक अणु अर्थात C6H12O6 बनता है। साथ ही 6 अणु ऑक्सीजन प्राप्त होती है और रीअरेंज होकर पुनः 6 अणु हमें पानी के प्राप्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 प्रवस्थाओं में पूरी होती है। पहली प्रवस्था प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है और दूसरी प्रवस्था अंधकार अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि अंधकार अभिक्रिया में प्रकाश आवश्यक नहीं होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के हरित लवक के अंदर ग्रेना भाग में होती है। ग्रेना भाग जो ठोस भाग होता है हरित लवक का, और यह अभिक्रिया में 2 प्रकाश कर्म होते हैं, जिन्हें हम वर्णक तंत्र प्रथम और वर्णक तंत्र द्वितीय के नाम से जानते हैं। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान ही जल का प्रकाश अपघटन होता है और जल के अपघटन से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि हम वर्णक तंत्र प्रथम PS फर्स्ट की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल के विभिन्न अणु पाए जाते हैं और इसके अलावा सहायक अणु भी पाए जाते हैं, जिसमें कैरोटीनॉइड और दूसरे अणु सम्मिलित हैं। इन अणुओं में क्लोरोफिल A जो प्रमुखता से पाया जाता है, उसमें एक केंद्रीय अणु P700 होता है, जो इस अभिक्रिया का केंद्र बिंदु होता है और यह चक्रीय तथा अचक्रीय दोनों फोटोफॉस्फोरिलेशन में भाग लेता है। PS फर्स्ट के समान ही PS सेकेंड वर्णक तंत्र द्वितीय में भी क्लोरोफिल के विभिन्न अणु पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड के अणु पाए जाते हैं और इसका अभिक्रिया का केंद्र बिंदु जो होता है क्लोरोफिल A का ही अणु P680 होता है। लेकिन इसमें PS फर्स्ट की तुलना में क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड की मात्रा ज़्यादा होती है और यह जो है केवल अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में भाग लेता है। अब हम चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें जैसा कि हमें पता है PS फर्स्ट भाग लेता है। इस PS फर्स्ट का P700 अणु प्रकाश ऊर्जा के फोटान को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में जाता है और इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है। इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक ग्रहण करते हैं। इसमें जो पहला यौगिक होता है वो फेरेडॉक्सिन होता है। ये इसको ग्रहण करता है और इसके बाद में ये उस इलेक्ट्रॉन को विभिन्न ग्राहियों को ट्रांसफ़र कर देता है और वापस वह इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल अणु में लौट आते हैं। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन वापस उसी क्लोरोफिल अणु में आ जाते हैं, इसलिए इसे चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जैसा कि चित्र अनुसार हम देख पा रहे हैं, प्रकाश को जैसे ही P700 अणु ने ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर निकले, फेरेडॉक्सिन द्वारा ग्रहण किए गए और साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइन के द्वारा ग्रहण करते हुए पुनः उसी
P700 अणु में लौट कर आ गए। इस दौरान इसमें 2 जगह पर ATP भी बनते दिखाई दे रहे हैं। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरेशन में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। जैसा हमें पता है, अभी हमने देखा था PS700 अणु फोटॉन को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है और फेराडक्शन द्वारा वो ग्रहण किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पुनः उसी क्लोरोफिल अणु में लौट आते हैं। लेकिन PS सेकंड में P680 अणु प्रकाश के फोटॉन को ग्रहण करता है, उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है और ये इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इसके बाद विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहियों को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं और अंत में वह इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट के P700 क्लोरोफिल अणु में चले जाते हैं। PS सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों की कमी P680 अणु के पास होती है, उसकी पूर्ति जल के प्रकाश अपघटन द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों से की जाती है। इसी दौरान जल का प्रकाश अपघटन होता है और पानी का अणु टूट जाता है। टूटने के बाद में हमें ऑक्सीजन का अणु प्राप्त होता है और जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो हमारे P680 अणु को उपयोग में आ जाते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 अणु तक, जो कि PS फर्स्ट का भाग है, पहुंच जाते हैं। चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरेशन प्रकाशीय अभिक्रिया के भाग थे। अब हम अंधकार अभिक्रिया की चर्चा करते हैं। अंधकार अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है और यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती है। जो ATP और NADPH2 हमें प्रकाश अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग अंधकार अभिक्रिया में किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन अंधकार अभिक्रिया के दौरान होता है। वर्तमान में हमें यह मुख्यतः 3 रूपों में देखने को मिलती है। केल्विन चक्र, जिसे C3 चक्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा हेचेनस्लेक चक्र के, जो हमें C4 चक्र के नाम से हम जानते हैं। और तीसरा इसका है CAM चक्र, जिसको क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये 3 रूपों में हमें इस तरह से अंधकार अभिक्रिया देखने को मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। इन कारकों को हम 2 श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला श्रेणी जो है वो बाह्य कारक के हैं और दूसरी श्रेणी आंतरिक कारकों की है। बाह्य कारकों में हम प्रकाश, जैसा कि पूरी प्रकाश संश्लेषण हमारे प्रकाश पर निर्भर करती है, प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। दूसरी तापमान कैसा है। तीसरा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता। चौथा जल अर्थात H2O की मात्रा। और इसमें पांचवा जो है वो ऑक्सीजन है, इस पर भी निर्भर करती है। आंतरिक कारकों में क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम, नेक्स्ट जो आता है वो पत्तियों की आंतरिक संरचना और कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ पर निर्भर करती है। तो इन विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारकों पर प्रकाश संश्लेषण की दर और उसकी क्रिया प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। इसके विभिन्न पहलुओं को हमने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया है और इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा हम अन्य वीडियो के माध्यम से करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।